मॉर्निंग एवरीवन। आज हम थर्ड लेसन नाजीवाद और हिटलर का उदय में जो रिमेन पार्ट रहता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब बात आती है इसमें हिटलर के उदय की कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर इतने सारे वो लगा दिए गए, जुर्माने लगा दिए गए, उसके संसाधन छीन लिए गए। तो हिटलर का उदय उन परिस्थितियों में कैसे हुआ? अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में गहराते जा रहे इस संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर, यानी कि अब 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर कहाँ? 1 नंबर का क्वेश्चन बेटा ये बनता है कि हिटलर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रिया में हुआ था 1889 में। कि युवावस्था बेहद गरीबी में गुजरी थी, रोजी रोटी का कोई जरिया नहीं था। विश्व युद्ध में उन्होंने एक फौजी के रूप में भर्ती करवाई थी और उन्होंने वहाँ पर बहुत अच्छा संदेश वाहक का काम किया था और उन्हें कारपोरल बना दिया गया था और उन्हें कुछ बहादुरी के तमगे भी मिले थे। फिर 1918 में वो जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ और जर्मनी की हार हुई तो वो बहुत ही बुरी तरह उसको सदमा लगा था और 1918 में जब वर्साई की संधि हुई और जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध का दोषी करार देकर उस पर बहुत सारे जुर्माने लगा दिए गए तो हिटलर बहुत ही आग बबूला हो गया था। उसने 1919 में जर्मन वर्क्स नामक पार्टी बना ली थी। बाद में उसका संगठन का नाम बदलकर उसने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी रख दिया गया और यही पार्टी नाजी पार्टी के नाम से जानी जाती है। 1923 में ही हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा करने, बर्लिन पर चढ़ाई और सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना ली थी। इन दुस्साहसिक योजनाओं में वह असफल रहा। यानी कि 1923 में ही उसने योजना बना ली कि जो उसके ऑस्ट्रिया, बर्लिन ये जो हिस्से उससे छीन लिए गए हैं इनको दोबारा प्राप्त कर लिया जाए, लेकिन वह असफल रहा। और फिर उसी दौरान 1928 में महामंदी का दौर आ गया। 1930 के दशक के शुरुआती सालों तक जनता को बड़े पैमाने पर अपने तरफ वो आकर्षित नहीं कर पाया। लेकिन महामंदी क्या होती है? जब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है और डिमांड कम रह जाती है। ठीक है। 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद हो रहे थे, मजदूर बेरोजगार हुए थे, लाचारी, भुखमरी का डर सता रहा था। नाजी प्रोपगेंडा का मतलब है बेटा जनमत को प्रभावित करने के लिए किए जाने वाला खास तरह का प्रचार। ठीक है। बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। 1929 में नाजी पार्टी को जर्मन संसद राइक्सटॉग, यहाँ पर 1 नंबर का ये भी क्वेश्चन बनता है कि जर्मन संसद का क्या नाम है? राइक्सटॉग के लिए हुए चुनाव में महज 2.6% वोट मिले। लेकिन जब 1932 के चुनाव हुए तो उन्हें कितने? 37% वोट मिले। हिटलर एक बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त वक्ता था, यानी कि भाषण वो बहुत अच्छे देता था और इसी का फ़ायदा उठाकर उसने लोगों को अपने और आकर्षित किया। अब वह अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साई की संधि में हुई नाइंसाफ़ी के प्रतिशोध और जर्मन समाज की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। उसका वादा था कि वह बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। और उस टाइम में जर्मनी भी एक बहुत ही बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहा था तो लोग उसकी बातों पर भरोसा जो है करने लगे थे। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची। वह लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था, यानी कि रैलियां करना, सभाएं करना, किस तरह लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेवर में किया जा सकता है। उसने स्वास्तिक, यानी कि जो साथी ऐसा बना होता है, छपे लाल झंडे, नाजी सैल्यूट, भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीज़ें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। हिटलर को एक मसीहा समझने लगे थे जर्मनी लोग और ये सोचने लगे थे कि वो एक ऐसा अवतार है जो जर्मनी को तबाही से बचाने के लिए जिसने जन्म लिया है। और उसकी जो छवि थी वो बहुत ही आकर्षक दिखाई देती थी। लेकिन जल्दी ही
जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था, जो भी एक भीषण आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा था जर्मनी देश, उसको हिटलर एक मसीहा की तरह दिखाई देता था। अब बात आती है लोकतंत्र का ध्वंस। जर्मनी में उस टाइम तक भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थी। वाइमर गणराज्य, वाइमर सरकार का जो था वो उस पर था, लेकिन 1933 में किस तरह से हिटलर ने पार्टी पर अपना वो जमा कर और किस तरह वो एक तानाशाह बन बैठा। 30 जनवरी 1933 को जो राष्ट्रपति थे जर्मनी के, हिंडनबर्ग, उन्होंने हिटलर को चांसलर नियुक्त कर दिया। चांसलर जर्मनी में एक बहुत ही शक्तिशाली पद होता है, जिसके हाथों में बहुत ही ज़्यादा प्रशासनिक शक्तियाँ होती हैं। ठीक है। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थानों को भंग करना शुरू कर दिया। उसने फरवरी में जर्मन की संसद में रहस्यमय तरीके से अग्निकांड करवा दिया और जो भी डॉक्यूमेंट्स थे या जो भी बहुत ही सरकारी दस्तावेज थे उनको जलाना, ध्वस्त करना शुरू कर दिया। ये सब करने के बाद उसने जो कम्युनिस्ट थे उन पर निशाना साधा और उनको रातों रात कंसंट्रेशन कैंप में बंद कर दिया। कंसंट्रेशन कैंप होते हैं यातना केंद्र, जहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा शारीरिक यातनाएं देकर उन्हें मार दिया जाता है। लगभग 5 लाख की आबादी वाले ड्यूसेलडॉर्फ शहर में गिरफ्तार किए लोगों की बची कुची फाइलें, डॉक्यूमेंट्स जो भी थे कम्युनिस्टों का, उन सबको बर्बाद कर दिया उसने 3 मार्च 1933 को, जनवरी 30 में वो चांसलर बना, फरवरी में उसने सब कुछ बदल दिया और मार्च में उसको विशेष अधिकार अधिनियम जो अध्यादेश इनब्लिंगिंग एक्ट था, इसके ज़रिए जर्मनी में तानाशाही स्थापित कर दी और जो भी संसद थी उसको हाशिए पर धकेल दिया। निरंकुश अधिकार उसके पास थे और उसने जो भी ट्रेड यूनियन या जो अन्य संगठन थे सब पर पाबंदी लगा दी। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना, न्यायपालिका सब पर पूरा नियंत्रण स्थापित उसने कर लिया और वो एक तानाशाह बन गया। पूरे समाज को नाजियों के हिसाब से नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। पहले से मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस और स्टार्म ट्रूपर्स के अलावा गेस्तापो, एसएम और सुरक्षा सेवा भी गठन किया गया। इन नवगठित दस्तों का बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार दिए गए। इन्हीं की यानी कि अब उसने पूरी शासन व्यवस्था को संभालने के लिए नए नए संगठन समितियां बना दी और उनको बहुत सारे अधिकार दिए गए। दमन की नीति, नियंत्रण करने के लिए दमन की नीति अपनाने का उनको अधिकार दे दिया गया। अब बात आती है पुनर्निर्माण की, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी से सारे लैंड छीन लिए गए थे, उसके रिसोर्सेज उनके पास नहीं थे और जो उसके उपनिवेशों पर अन्य देशों ने कब्जा कर लिया था उन सबको छीनना और दोबारा से पुनर्निर्माण करना। हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उत्पादन को 100% और रोजगार 100% करने का एजेंडा अपनाया। उसने बहुत सारी परियोजनाएं भी चलाई, 5 वर्षीय परियोजनाएं। विदेश नीति के मोर्चे पर भी हिटलर को फ़ौरन कामयाबियां नहीं मिली। 1933 में उसने लीग ऑफ नेशंस से पल्ला झाड़ लिया। 36 में उसने राइनलैंड जो फ्रांस के कब्जे में था दोबारा वापस ले लिया। एक नेता एक नारे की आड़ में उसने 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया। इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया के कब्जे वाली जर्मन भाषी स्टूडेंटलैंड प्रांत पर कब्जा कर लिया और फिर पूरे चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया, यानी कि उसने अब फिर से साम्राज्यवाद की नीति अपना ली थी। इस दौरान उसे इंग्लैंड का भी खामोश समर्थन मिल रहा था, क्योंकि इंग्लैंड की नज़र में वर्साई की संधि के नाम पर जर्मनी के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई थी। घरेलू और विदेशी मोर्चे पर जल्दी मिली इन कामयाबियों को ऐसा लगा कि देश की नीति अब पलटने वाली है। लेकिन हिटलर यहीं नहीं रुका। शाख्त एक आर्थिक सलाहकार था कि हिटलर को सलाह दी कि सेना और हथियारों पर ज़्यादा पैसा खर्च न किया जाए, क्योंकि सरकारी बजट अभी घाटे में चल रहा है। लेकिन नाज़ी जर्मनी में एहतियात पसंद लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी। शाख्त को उसके पद से हटा दिया गया
हिटलर ने आर्थिक संकट से निकलने के लिए युद्ध का विकल्प चुना। वह राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन इकट्ठा करना चाहता था। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसने सितंबर 1939 में पोलैंड पर हमला कर दिया। इसकी वजह से फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध शुरू हो गया। सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हिटलर का दावा और मजबूत हो गया। यूरोप के ज़्यादातर देशों में नाजी जर्मनी का समर्थन करने वाली कठपुतली सरकारें बिठा दी गई। 1940 के अंत तक हिटलर अपनी ताकत के शिखर पर था। ठीक है, अब हिटलर का सारा ध्यान पूरी यूरोप को जीतने के दीर्घकालिक सपने पर केंद्रित था। वह जर्मन जनता के लिए संसाधन और रहने की जगह का इंतजाम करना चाहता था। उसने 1941 में अपने सोवियत संघ पर हमला किया और हिटलर को एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी की उसने यहाँ पर कि उसने आक्रमण जर्मन पश्चिमी मोर्चा ब्रिटिश वायुसैनिकों के बमबारी की चपेट में आ गया, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सोवियत सेनाएं जर्मनों को नाके चने चबुआ रही थी और लाल सेना ने स्टालिनग्राड में जर्मन सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। सोवियत लाल सैनिकों के ने पीछे हटते जर्मन सिपाहियों का आखिर तक पीछा किया और अंत में बर्लिन के बीचों बीच में जा पहुँचे। इस घटनाक्रम ने अगली आधी सदी के लिए समूचे पूरी यूरोप को सोवियत वर्चस्व स्थापित कर दिया। अब ये प्रथम नहीं द्वितीय विश्व युद्ध की बात हो रही है कि उसने 1939 में जो उस पर हमला किया था पोलैंड पर, वहीं से सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। अमेरिका इस युद्ध में फंसने में लगातार बच रहा था, लेकिन अमेरिका पहले विश्व युद्ध की वजह से पैदा हुई आर्थिक समस्याओं को दोबारा नहीं झेलना चाहता था, लेकिन वह लंबे समय तक युद्ध से दूर नहीं रह सकता था। पूर्व में जापान की ताकतें फैलती जा रही थी। उसने फ्रेंच इंडो चाइना पर कब्जा कर लिया था। प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसैनिक ठिकानों पर कब्जा कर लिया था और जो अमेरिका पर हमले की योजना बना ली थी। अब जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया और पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों को बमबारी का निशाना बनाया, तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूदना पड़ा। मई 1945 में हिटलर की पराजय और जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिकी परमाणु बम गिराने के साथ यह द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया। दूसरे विश्व युद्ध के इस संक्षिप्त ब्यौरे के बाद हम एक बार फिर हेलमुट और उसके पिता की कहानी पर वापस लौटते हैं। यह युद्ध के दौरान नाजी जुल्मों की कहानी थी। ठीक है, अब तक हमने ये पढ़ा कि किस तरह उसने पुनर्निर्माण करना शुरू किया, वर्चस्व साम्राज्यवाद की नीति अपनाई और अपने जो खोया हुआ जो आत्मसम्मान था, जो संसाधन थे, उनको प्राप्त करने के लिए उसने बहुत सारे युद्ध लड़े और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत उसी ने की। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब उस जर्मनी की हार हुई तो उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन अब हम बात दोबारा से उसी पर आती है कि जो स्टार्टिंग में हेलमुट की बात हुई थी, जो एक लड़का था और उसके पिता ने आत्महत्या कर ली थी, क्यों कर ली थी और उसके क्या कारण थे। ठीक है, ये हम बेटा नेक्स्ट वीडियो में